ये गोरखनाथ मठ की एक बड़ी घटना थी। ये गोरखपुर के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यहां से एक युवक के जीवन की नई यात्रा शुरू होने वाली थी। वो दीक्षा की कठिन साधना से गुजर रहा था। उसके कानों को फाड़कर कुंडल पहनाया गया। उसे कई दिनों तक एकांतवास में रखा गया। वो घर द्वार, रिश्ते नाते, गृहस्थ की दुनिया सब छोड़ चुका था। वो नाथ पंथ का साधक बन गया। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो नौजवान एक सन्यासी बन गया। गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी, ध्याऊं जी, ध्याऊं जी। दूजे के संग नहीं जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। 21 दिनों के एकांतवास के बाद जो सन्यासी दुनिया के सामने आया, उसे एक नया नाम, नई पहचान मिल चुकी थी। पहचान एक योगी की। मैं आदित्यनाथ योगी शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। मैंने अपना सारा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्पित कर दिया है। अपना शिष्य भी नहीं ढूंढ पाया। अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। तब मैं कहता था मच्छर भी नहीं बनेगा, क्यों फालतू बात करते हैं। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे। व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी। लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सन्यास से सियासत तक, गोरक्षपीठ के महाराज से मुख्यमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ की शख्सियत में ऐसी क्या बात है जो उन्हें हर किरदार में कामयाब बनाती है? योगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज की सियासत में योगी होने का मतलब क्या है? इन सवालों के जवाब योगी की उस यात्रा में दर्ज हैं जहां पहाड़ के एक आम युवक का संघर्ष है। नाथ पंथ का ज्ञान है, गोरक्षपीठ की परंपरा है और गोरखपुर से लखनऊ के वो सियासी दांवपेच भी हैं जिसने एक सन्यासी को राजनीति का दिग्गज बना दिया। साल 1992 देश में राम मंदिर आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही थी। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस से तनाव चरम पर था। बाबरी मस्जिद गिरने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार भी चली गई। उन्हीं दिनों राजनीतिक उथल पुथल से दूर यूपी का एक भावी मुख्यमंत्री अपनी जिंदगी के मकसद तलाश रहा था। कॉलेज का वो छात्र एक रोज सन्यासी बनेगा या फिर मुख्यमंत्री बनकर यूपी की किस्मत लिखेगा। ना ऐसी किसी ने भविष्यवाणी की थी, ना वक्त ने कोई इशारा किया था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय मोहन सिंह बिष्ट है। जंगल पहाड़ों के बीच बसा ये आज का पंचूर है। आज ये उत्तराखंड में है, लेकिन साल 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 50 साल पहले भी पंचूर कमोबेश ऐसा ही था। गांव में गिनती के घर हैं,
उनमें ही एक घर वन विभाग के रेंजर आनंद सिंह बिष्ट का था। आनंद सिंह बिष्ट और उनकी पत्नी सावित्री देवी की 3 बेटियां 4 बेटे थे। अजय सिंह बिष्ट यानी आज के योगी आदित्यनाथ उनकी 5वीं संतान थे, जिनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ। 14 साल की उम्र तक अजय परिवार में ही पले बढ़े। पढ़ाई में बड़े होशियार रहे हो और मतलब है कि जूनियर हाई स्कूल तक की परीक्षाओं ने ही की अपने गांव के स्कूल में, और उसके बाद 9th में वहाँ चमकोट में उन्होंने 9th किया। 10वीं में अजय का दाखिला टिहरी गढ़वाल जिले के गजा इलाके के स्कूल में करवाया गया। यहाँ वो पिता के साथ रहते थे। साल 1987 में उसने यूपी बोर्ड से 10वीं का इम्तिहान दिया और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। हम 9th में तो चमकोट में थे, उसके बाद सर वो 10th के लिए तो मैं तो खैर चमकोट में ही रहा, मेरी शिक्षा दीक्षा चमकोट में ही हुई, और उनका जो है 10th के लिए वो गजा चले गए। अजय यानी आज के योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव ऋषिकेश था। ऋषिकेश के इसी भारत माता मंदिर इंटर कॉलेज में उन्होंने 11वीं 12वीं की पढ़ाई की। विषय चुना विज्ञान और गणित। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कॉलेज के दिनों में ही योगी के भाषण और डिबेट का कौशल दिखने लगा। हमारे यहाँ स्कूल में डिबेट हुआ करती थी, थोड़ी थोड़ी 1-1 घंटे की, उसमें हिस्सा लेते थे और बड़े अच्छे प्रवक्ता थे, बड़े अच्छा बोलते थे, बहुत बढ़िया बोलते थे। पौड़ी गढ़वाल जिले का शहर कोटद्वार मैदानी इलाका है। ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल कॉलेज है, जहाँ योगी आदित्यनाथ ने बीएससी में दाखिला लिया। तो जब हमने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस समय फर्स्ट टाइम इस कॉलेज में बीएससी में, तो उसमें करीबन 85 स्टूडेंट हमारे पास आउट हुए थे जिन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया था। उसमें हमारे साथ योगी जी भी थे। योगी जी आए थे पहाड़ से, और पहाड़ से और लड़के भी आए थे जो हमारे साथ थे, लेकिन उनका एक बहुत शाई नेचर था, जैसे मिक्सअप ना हो पाना शुरुआत में, लेकिन जब वो घुले मिले तो बहुत अच्छी तरह हमसे इंटीमेट हुए। ये ऐसी गैलरी है जहाँ पर हम अधिकतर टाइम बिताते हैं। इसके पीछे आप इस साइड देखेंगे तो ये आर्ट्स गैलरी है, यहाँ पे सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, तो सबका मिलाप यही होता था जो पीछे रसायन विभाग इस समय लिखा हुआ। तो यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं हुआ करते थे, यहीं हंसी मजाक, यहीं कोई भी बातचीत। ये वही कमरा है जहां कॉलेज के दिनों में योगी रहा करते थे। छोटा और बेहद सामान्य सा, लेकिन उस वक्त आसपास के लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसमें रहने वाला अजय यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे उन दिनों आसपास के लोगों से उनका मिलना जुलना कम जरूर था, लेकिन 1-2 बच्चों को उन्होंने ट्यूशन जरूर पढ़ाया। ट्यूशन भी पढ़ाते थे उन्होंने। मेरी बड़ी लड़की को भी ट्यूशन पढ़ाया हुआ है और छोटी लड़की को भी थोड़ा ट्यूशन पढ़ाया है। अजय पीताम्बर दत्त कॉलेज की इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया करता था। वो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेझिझक अपनी राय रखता था। दोस्तों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और छात्रों से जुड़े मसले भी उठाते। उम्मीद ये की जा रही थी कि छात्र संघ के चुनाव में अजय को विद्यार्थी परिषद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर यह मौका किसी और छात्र को दे दिया गया। ये बात अजय को चुभ गई। हमें छात्र संघ के चुनाव में उतरना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन चुनाव में उतरेगा कौन? अरे अपना अजय लड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन सचिव पद के लिए विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग पहले ही दावा ठोक रहे हैं। अगर किसी और को बना दे उम्मीदवार तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम लोग सचिव पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्हें टिकट नहीं मिला। टिकट ना मिलने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम 10-12 लोग जो उनके साथ थे, हमने फौरन एबीवीपी छोड़ दी, मतलब लड़ाई करी। उसके लिए हम लड़े कि हमें टिकट मिलना चाहिए। तो जिस भी कारण वो टिकट नहीं मिला और हम लोगों ने सबने साथ एबीवीपी छोड़ दिया। हमने कहा हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और हमारे नेता हमारे अजय बिष्ट जी। 1991
कोटद्वार में अजय के कॉलेज के दिन भी खत्म होने वाले थे। उन दिनों छात्रों के बीच राम मंदिर आंदोलन की चर्चा जोरों पर थी। खासकर रथ यात्रा पर निकले बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी से माहौल गर्म था। अजय राम मंदिर आंदोलन पर खूब बोला करता था। उसने आंदोलन से जुड़ी कई छोटी बड़ी सभाओं में हिस्सा भी लिया। इसी दौरान अजय की मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। उस वक्त राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ ही थे। अवैधनाथ गोरक्षपीठ के प्रमुख और गोरखपुर के सांसद भी थे। और खास बात यह कि महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड से थे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरे कार्यक्रमों में अक्सर दिखते हो। जी मैं पौड़ी गांव जिले के पंचूर गांव का हूँ। काड़ी गांव का नाम सुना है? हमारे पंचूर के पास ही है। मैं वहां का रहने वाला हूँ। जी सुना है। तुम आगे की पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से क्यों नहीं करते? गोरखनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और वो मत्स्येंद्रनाथ जिन्होंने भगवान शिव से इसके बारे में शिक्षा दीक्षा ली थी और एक नए प्रकार का पंथ शुरू किया था। तो ये कहा जाता है कि गोरखनाथ आए और ये इसी शहर के एक मानसरोवर पोखरे के पास उन्होंने साधना की। नाथ पंथ के मठों का विस्तार देश विदेश में है, लेकिन इसका केंद्र गोरखपुर है। इसकी कहानी गुरु गोरखनाथ से जुड़ी है। गोरक्षपीठ की स्थापना का एक कहानी हमारे नाथ संप्रदाय में है कि ज्वाला जी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी गए और ज्वाला माता से भिक्षा मांगी। तो ज्वाला माता ने कहा कि मैं अभी मेरे पास में दाल और चावल और खिचड़ी नहीं है। उन्होंने खिचड़ी और चावल की भिक्षा मांगी थी, दाल चावल की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैं भिक्षा लेकर आता हूँ, आप इतने में पानी गर्म कीजिएगा। तो गोरक्षनाथ जी भिक्षा लेने गए और ज्वाला माता जी जो है कि देवी स्वरूप दुर्गा अवतारी ने वहाँ पर पानी को गर्म करना शुरू किया। और बताते हैं कि जब से गोरक्षनाथ जी उस समय से लेकर अब तक वापस ज्वाला जी नहीं पहुँचे हैं और वहाँ पर अभी भी गोरक्षनाथ जी की गोरक्ष डिब्बी है वहाँ पर, और उसमें पानी ऐसे उबलता रहता है अभी भी वर्तमान में भी। तो ऐसा कथाओं में वर्णन आता है कि जब गोरक्षनाथ जी वापस आएंगे तब वो खिचड़ी वहाँ पर बनेगी। तो उसी प्रकार से उसी परंपरा में देखते हैं कि वहाँ पर गोरखपुर में भी अपने मकर संक्रांति को खिचड़ी मेला लगता है। और गोरक्षनाथ जी ज्वाला जी से चलकर वहाँ पर गोरखपुर पहुँचे और वहाँ पर वो ध्यान साधना में विलीन हुए और तब से लेकर अब तक वो वापस ज्वाला जी नहीं पहुँचे हैं। और खिचड़ी का मेला वहाँ पर गोरखपुर में आज भी आयोजित होता है और वहीं पर उन्होंने अपनी भक्ति साधना को आगे बढ़ाया। गोरक्षपीठनाथ योगियों के लिए साधना स्थल था, लेकिन बाद में ये पीठ जनसेवा और राजनीति से जुड़ता चला गया। महंत दिग्विजयनाथ के बाद महंत अवैधनाथ गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बने। पटना से लेकर और दक्षिण भारत तक बहुत सारे मंदिर में उन्होंने दलितों को प्रधान पुजारी बनवाया हस्तक्षेप करके। अगर भारतीय राजनीति से अलग भारतीय सामाजिक जीवन के नज़रिए से भी अगर आप देखें तो एक बड़ी घटना है। यही वो ताकत थी कि अवैधनाथ को जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया और ये धर्माचार्यों की संस्था थी, तो ये एक दूर तक की गहरी सुचिंतित समझ थी जिसके तहत ये माना गया कि एक ऐसे आदमी को हम लीड करने का मौका दें जिसकी सभी जातियों में, न सिर्फ अपर कास्ट में बल्कि लोअर कास्ट में भी समान अपील थी। 4 बार सांसद रह चुके महंत अवैधनाथ जैसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत किसी ऐसे शिष्य की तलाश में थे जो उनका उत्तराधिकारी बने, जो गोरक्षपीठ की जिम्मेदारी संभाले। महंत अवैधनाथ को अजय में भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही थी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। योगी बनोगे? महंत अवैधनाथ का प्रस्ताव सुनकर अजय हैरान था। उसने कभी सन्यासी बनने की कल्पना भी नहीं की थी।
अवैधनाथ के प्रस्ताव को ठुकराकर अजय ऋषिकेश लौट आया और पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी के लिए दाखिला ले लिया। एमएससी की पढ़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि अजय को खबर मिली कि महंत अवैधनाथ गंभीर रूप से बीमार हैं। अजय अस्पताल में भर्ती अवैधनाथ से मिलने दिल्ली चला आया। मैंने अपना सारा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्पित कर दिया है। अपना शिष्य भी नहीं ढूंढ पाया मैं। मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। मैं गोरखपुर आऊंगा। अजय ने साफ कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अपने जीवन का बड़ा फैसला ले चुका था। वो मां को यह बताकर गोरखपुर के लिए निकल पड़ा कि उसे गोरखपुर में नौकरी मिल गई है। 1993 में का परिचय अवैधनाथ से हुआ। उस समय सांसद थे वो, तो दिल्ली गए क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा घर पूछ के आओ। अब घर में आए वो 1993 में, यहाँ चुनाव वनाव चल रहे थे ना, उस समय प्रचार में भी रहे हो। तो फिर अपनी माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ गोरखपुर। अब उन्होंने समझा कि कोई नौकरी के लिए जा रहे होंगे, लेकिन मैं उनको सड़क में छोड़ने गया तो कहने लगा पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ। गोरखपुर, इस शहर में अजय बिल्कुल अनजान था, लेकिन गोरखपुर शायद अजय के ही इंतजार में था। पहाड़ों से आया अजय पूर्वांचल के इस शहर में सिर्फ गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ को ही जानता था। अवैधनाथ अजय के दीक्षा की तैयारी कर चुके थे। नाथ पंथ में दीक्षा से पहले भी शिष्य को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसमें आने के बाद में उसको अलग अलग उसकी श्रेणियों को पार करना होता है कि कुछ समय आने के बाद में कुछ समय वैसे ही सेवा करने के लिए लगाया जाता है, गौशाला में लगा दिया या आश्रम की और अन्य किसी मंदिर की साफ सफाई में, पूजा कार्यक्रमों में लगा दिया गया। फिर उसके बाद में उसको संन्यास परंपरा के साथ जोड़ने के साथ में उसको वस्त्र दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर कुछ समय देखा जाता है। उस रोज गोरखनाथ मंदिर में अजय को दीक्षा दी जाने वाली थी। इस खास मौके में शामिल होने के लिए गोरखनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। देश के कोने कोने से नाथ पंथ के साधु सन्यासी और महंत गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। नाथ पंथ में दीक्षा समारोह कई चरणों में होने वाली कठिन और लंबी प्रक्रिया है। अजय अपने गुरु की देखरेख में दीक्षा की उस जटिल प्रक्रिया से गुजर रहा था। जो कुछ हो रहा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल आनी अभी बाकी थी। पल पल परीक्षा होनी बाकी थी। नाथ संप्रदाय में जब एक सन्यासी के कान फाड़े जाते हैं, कन्नड़ छेदन किया जाता है, तो उसके अंदर उसकी पूरी भावना जुड़ी होती है, उसका समर्पित भाव जुड़ा होता है। तो उसको तनिक भर भी उससे दर्द महसूस नहीं होती, उसे पीड़ा महसूस नहीं होती। 21 दिन तक तो सोना ही सोना है, लेकिन आने वाले जीवन में भी हमें सीधा ही सोना होता है। लगभग 4-5 साल बाद जाकर हम थोड़ा सा करवट ले सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम करवट भी नहीं लेकर सो सकते। और पूरा सीधा सोना होता है, सीधा रहना होता है। हमारी जो गर्दन है उसको भी हम ज़्यादा नहीं हिला सकते। 21 दिन एकांतवास में रहने के बाद अजय की एक नई पहचान दुनिया के सामने आई। 22 साल का अजय मोहन सिंह बिष्ट अब योगी आदित्यनाथ बन चुका था। उसे अब नई प्रतिज्ञा का पालन करना था। उसे नाथ पंथ के योगी की तरह रहना था। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में होने की खबर जब परिवार वालों को लगी तो परेशान हो गए। पिता आनंद सिंह बिष्ट बेटे को देखने गोरखपुर पहुंच गए। गोरक्षपीठ में योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। लोग नौजवान योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे थे
कि वो गोरक्षपीठ की भारी भरकम जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ गोरखपुर में कुछ ऐसे दबंग लोग थे जो गोरक्षपीठ की संपत्ति और प्रभाव का फायदा उठाना चाहते थे। इस वक्त गोरखपुर बड़े माफिया, बाहुबली नेता, जातीय लड़ाई और अपराधियों के गैंग वॉर का केंद्र बन चुका था। यहां तक कि गोरक्षपीठ की प्रतिष्ठा और प्रभुत्व को भी चुनौती मिलने लगी थी। इस बीच गोरखपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसने योगी आदित्यनाथ की छवि बदल दी। दरअसल गोरक्षपीठ से संचालित एक कॉलेज छात्र का गोरखपुर के एक दुकानदार से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दुकानदार ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग कर दी। इस विवाद में पुलिस कॉलेज हॉस्टल की तलाशी के लिए घुस गई। ये गोरक्षपीठ की सत्ता को सीधी चुनौती थी। इस कार्यवाही से योगी आदित्यनाथ बौखला उठे। जब वो उत्तराधिकारी बन भी चुके थे तब भी उनको बहुत गंभीरता से, और ये सच्चाई है कि खुद मंदिर के प्रबंधन से जुड़े लोग भी उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। उनको लगता था कि ये एक बहुत कम उम्र के व्यक्ति हैं, 20 वर्ष के व्यक्ति हैं और इनके में वो मैच्योरिटी नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि ऐसी ही छवियों को तोड़ने की बेचैनी भी आदित्यनाथ में थी। तो वो सड़कों पर उतरे और उस दिन पहली बार लोगों को ये दिखा कि एक मंदिर का जो उत्तराधिकारी महंत है वो स्टूडेंट्स के इश्यूज पर इस तरह से टकरा सकता है। जिस गोरखपुर में बड़े अपराधी और माफियाओं का वर्चस्व था, वहां 23 साल के भगवाधारी युवक योगी आदित्यनाथ के गुस्से और तेवर देखकर लोग हैरान थे। वहीं गोरखपुर के पुराने बाहुबलियों में खलबली मची थी। ओम प्रकाश पासवान महंत अवैधनाथ का करीबी हुआ करता था। कयास यहां तक लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश पासवान को महंत अवैधनाथ अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी रैली के मंच से दहाड़कर ये साफ कर दिया कि गोरक्षपीठ की विरासत का असली हकदार कौन है। ये वो रैली थी जिसमें आमने सामने दो मंच लगे और योगी आदित्यनाथ को बार बार समझाया गया कि इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें फायरिंग भी हो सकती है। मैं उस समय का साक्षी हूं। वो वाकई तनाव बढ़ा देने या तनाव के चरम का समय था। दोनों ही तरफ से बहुत ही आग उगलते भाषण चल रहे थे और ये लगभग तय हो गया था कि अब उनके उत्तराधिकारी, वास्तविक उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी और मंदिर का आधिकारिक स्वर, चाहे वो राजनीतिक स्वर हो या सामाजिक स्वर हो, वो योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी आदित्यनाथ 26 साल के हो चुके थे। संन्यास लेने के बाद 3-4 सालों में उन्होंने गोरक्षपीठ की कई बड़ी जिम्मेदारियां उठा ली। यहां तक कि वो जनता दरबार में लोगों की फरियाद भी सुनने लगे। अच्छा, 1 मिनट थोड़ा उसमें इनका नाम पूरा नोट कर लीजिए, क्या मामला पूरा नोट कर लीजिए। इसी बीच साल 1998 में लोकसभा का चुनाव आया। नमस्कार, कैसे हैं राजेश जी? योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ के आदेश पर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। योगी ने डॉक्टर राधा मोहन को चुनाव में मदद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। और 1998 में जब योगी आदित्यनाथ जी पहली बार चुनाव लड़े तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और अपने चुनाव का संयोजन का काम दिया। अचानक उनका फ़ोन आया, मैंने उठाया, उधर से आवाज़ आई, मैं आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। तो मैं चौंक गया। आदित्यनाथ आज भी हमारे लिए बड़ी चीज़ है, उस समय भी बड़ी चीज़ थी। हम सब उन पर बहुत गर्व करते हैं। बातचीत हुई, उन्होंने कहा आप मंदिर आ जाओ, कुछ काम है। मैं करीब 10 बजे मंदिर पहुंचा और छूटते मान उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और आपको मुझे चुनाव लड़वाना है। 1998 लोकसभा के चुनाव में योगी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को करीब 26,000 वोटों से हराया। 25 साल 11 महीने की उम्र के योगी लोकसभा पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसद थे।
साल 1999 का लोकसभा चुनाव योगी के लिए मुश्किलों भरा था। वो गोरखपुर सीट से सिर्फ 7,000 वोटों से ही जीत पाए। जीत का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन गोरखपुर की जीत से कहीं ज्यादा बड़ा योगी का राजनीतिक कद था। शुरुआती दिनों में यूपी बीजेपी के कई बड़े नेताओं को योगी से परेशानी होने लगी। उनकी बात को अनसुना किया जाने लगा। साल 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने खुलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोरखपुर की सीट के बहाने योगी के खिलाफ कुछ पुराने नेता लामबंद हो गए। वर्चस्व की ये लड़ाई उस वक्त और तेज हो गई जब बीजेपी ने गोरखपुर विधानसभा सीट से शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया। इस पर योगी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर बड़ा फैसला ले लिया। क्या आखिर मेहनत हमारा कार्यकर्ता करेगा, हिंदुत्व की लड़ाई वो लड़ेगा और अंततः उस कार्यकर्ता की भावनाओं के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं कि जिस व्यक्ति को यानी किस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास, पहले हमसे सूची मांगी जाती है और सूची मांग करके उसे सार्वजनिक करके कचड़े में फेंक दी जाती है, फिर अपनी अधिकृत सूची जारी की जाती है और फिर वार्ता के माध्यम से दिखाने का प्रयास होता है कि जब योगी जी ने कहा हमने नाम काट दिया, ये कोई बात नहीं हुई। वो टकराव इस सीमा तक था कि दिल्ली ने कई बार पंचायतें की, अटल जी ने कई बार लोगों को बुलाया, लेकिन योगी जो है उनसे कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। कहते थे साहब ये लोग दरबारी लोग हैं वहाँ के और ये अराजक लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी दो फाड़ हो गई वहाँ पर और योगी ने अपने आदमी को जिता करके ही दिखा दिया कि पूर्वांचल में बीजेपी माने योगी गोरखपुर में। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ गोरखपुर ही नहीं पूरे यूपी में बड़ी शिकस्त मिली। एक तरफ बीजेपी इस हार की वजह ढूंढ रही थी, तो दूसरी ओर योगी ने पार्टी को चौंकाते हुए एक नया संगठन बनाने का ऐलान किया, हिंदू युवा वाहिनी। देखिए उसमें देखिए कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। हिंदू युवा वाहिनी एक सांस्कृतिक संगठन है जो हिंदू हितों के लिए हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ कार्य करती है और इस क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास में भूखमरी के खिलाफ यहाँ पर कोई लड़ाई लड़ा था तो केवल हिंदू युवा वाहिनी लड़ा था। यहाँ पर नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो हिंदू युवा वाहिनी ने उठाई। यहाँ पर ISI और राष्ट्र विरोधी अन्य गतिविधियों के खिलाफ जो बॉर्डर क्षेत्र में गतिविधियाँ चल रही थी उसके खिलाफ किसी ने आंदोलन किया तो हिंदू युवा वाहिनी ने किया। खास बात यह थी कि योगी ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना तब की जब देश गोधरा कांड और गुजरात दंगे से उबरने की कोशिश में था। इस माहौल में ही योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र रक्षा के नाम से रैलियां शुरू कर दी। जो हिंदू वाहिनी युवा वाहिनी की जो सशक्त भूमिका रही है, वास्तव में पहले एक ऐसे नेता थे जो एक राजनीतिक दल से भी जुड़े थे और एक अपना अलग संगठन भी चलाते थे। उस संगठन के नाम पर भी उनके आदमी लड़ते थे जहां पर बीजेपी टिकट नहीं देती थी उनके आदमी को। तो ये अब बीजेपी को ये खून का घूंट निकलना पड़ता था, ये कड़वा घूंट बीजेपी को निकलना पड़ता था। कारण क्या है कि योगी को अलग करके आप वहां पर बीजेपी की राजनीति नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर में बैठकर पूरे पूर्वांचल में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। साल 2005 में मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद उन्हें मुख्तार अंसारी से सीधी चुनौती मिल रही थी। और मऊ के अंदर जाकर के जिन लोगों ने वहां पर जो भी तांडव बचाया है उसका मैं समझता हूं कि हम लोग अपने तरीके से जवाब भी देंगे। मुख्तार अंसारी की रेंज वाराणसी से लेकर के मऊ तक जाती थी और योगी आदित्यनाथ की रेंज, पॉलिटिकल रेंज या हिंदू वाहिनी की रेंज, वो गोरखपुर से लेकर के आजमगढ़ तक जाती थी। तो स्वाभाविक रूप से दोनों दो ध्रुवों की सोच वाली राजनीति के हामी थे, टकराव स्वाभाविक था। तो ये मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की अदावत आज की नहीं है, वर्षों की है। 26 जनवरी 2007
गोरखपुर में 2 गुटों की लड़ाई के बाद सांप्रदायिक तनाव फैला। पुलिस ने योगी को गिरफ्तार कर लिया। योगी 11 दिन तक जेल में रहे। रिहाई के बाद जब वो दिल्ली आए तो संसद में घटना का जिक्र करते हुए रो पड़े। उस समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। एक तरफ योगी पर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगते रहे तो दूसरी ओर गोरखपुर में उनकी छवि ऐसे सन्यासी की थी जो हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करता। गोरखपुर और आसपास के रहने वाले कई मुस्लिम परिवार अपने जमीन जायदाद के झगड़े का फैसला भी योगी आदित्यनाथ पर छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि शादी ब्याह से जुड़े विवाद भी गोरखनाथ मंदिर में आकर सुलझाए जाते हैं। कोई डर नहीं, कभी डर नहीं हुआ। हम लोग की हिफाजत करते हैं। हाँ, किस तरह से? हर तरह से मदद करते हैं। मतलब जैसे फोर्स लगा दिए कि भाई यहाँ कोई बात ना हो हमारे, हम लोग को कोई काम पड़ता है, हम लोग का पूरी बिरादरी के लोग कोई भी चला जाए इनका काम हो जाता है। तो वहाँ पे दुकानें जो हैं बहुत सारी, अधिकतर दुकानें मुसलमानों की हैं और इनके मठ में जो अकाउंटेंट थे वो भी मुसलमान हैं। तो ये चीज़ें एक अच्छा साइन था कि यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कुछ जो है डिस्प्ले के लिए है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर पहुंचे तो वहां जन सैलाब उमड़ा था। ये रैली योगी आदित्यनाथ के सियासी कद की कहानियां बयां कर रही थी। यहां के जनप्रिय सांसद, जुझारू नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में विरोधियों का पत्ता ही साफ कर दिया। पूर्वांचल की सभी 13 सीट और यूपी में कुल 71 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा निजी नुकसान हुआ। उनके गुरु महंत अवैधनाथ का 95 साल की उम्र में देहावसान हो गया। जिस गुरु की छाया में योगी आदित्यनाथ घर बार छोड़ सन्यासी बने, वो गुरु ही दुनिया छोड़कर चले गए। जनता के दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा और परसों में समाधि देंगे। 14 सितंबर 2014 को अवैधनाथ को समाधि दी गई। नाथ परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ का अगले पीठाधीश्वर के रूप में अभिषेक किया गया। साल 2017 यूपी में जब विधानसभा चुनाव आया तो योगी एक बार फिर मैदान में थे। अपने को मुख्यमंत्री के रेस से अलग नहीं मानेंगे ना। आप ठीक है, सन्यासी भी हैं, भगवा चोला भी है, आपका सब कुछ है, पर आप पॉलिटिशियन भी है, 5 साल से लगातार सांसद भी रहे हुए हैं। मन में इच्छा तो होगी ना कि यूपी में सीएम बन जाए। कोई इच्छा अपने मन में नहीं पालते हैं, एक निष्काम कर्मयोगी की तरह काम करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। उसी कार्यक्रम के अभियान के साथ हम लोग जुटे हैं। योगी अपने आक्रामक तेवर और भाषणों से चुनाव प्रचार में छाए रहे। वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मसले पर हल्ला बोल रहे थे। उन्होंने कहा साहब, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में, भगवान महादेव का मंदिर है महादेवा में, वहां 4 घंटे बिजली नहीं मिलती। ये क्या स्थितियां हैं? योगी आदित्यनाथ में गजब की कला है। वो हर चीज को, हर बात को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं और उसी हिसाब से बांट भी देते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 312 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के बाद भी ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वो यूपी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन बाद में अमित शाह ने साफ किया कि आखिर सियासत की बाजी कैसे बदल गई। योगी जैसा कोई दमदार चाहिए, हमारी मांग है योगी हमारी। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर। जब मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि
आपको उत्तर प्रदेश जाना है। तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी मुख्यमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश के सत्ताधीश बन गए, सियासत में वो करिश्मा कर गए जिसकी उम्मीद शायद कभी उन्हें भी नहीं रही होगी। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़क गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।